नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको सेकंड यूनिट का एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है जी। तो आइए उसी से रिलेटेड एक टॉपिक करते हैं आज की क्लास में जिसका नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसे आप कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? संकुचन। हिंदी में कहेंगे लंबाई संकुचन, या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लोरेंज फिट्जगेराल्ड। आपको ये नाम सुने हुए लग रहे होंगे क्योंकि आपने जब एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी नल रिजल्ट की, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव रिजल्ट हमें मिला था, नल रिजल्ट जो मिला था, उसकी एक्सप्लेनेशन में एक सिद्धांत, एक थ्योरी ये भी थी, लोरेंज फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है ना। तो लोरेंज और फिट्जगेराल्ड ने बताया था कि जब कोई बॉडी मोशन करती है ना, मतलब जब रिलेटिव मोशन होती है, ठीक है जी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो मतलब जो वेलोसिटी है वो इतनी अधिक होनी चाहिए कि आप उसकी कंपैरिजन कर सकें वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो यदि कोई बॉडी इतनी वेलोसिटी से मोशन करती है तो उस बॉडी की लेंथ में मोशन की डायरेक्शन के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, यानी संकुचन हो जाता है, यानी लेंथ कम हो जाती है। ठीक है। और कितने फैक्टर से? तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब लोरेंज फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस पढ़ाई थी तो बताया था क्या था, आपका जो फैक्टर था ये था कि मान लो पहले लेंथ L थी तो फिर लेंथ अब कितनी हो जाती है? इतनी। ठीक है जी। तो फैक्टर कौन सा था? ये वाला। इस फैक्टर से क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो वहाँ से आप इसे लिंक करेंगे तो लोरेंज और फिट्जगेराल्ड, ठीक है जी, इन्हीं के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है लोरेंज फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस, या इसे आप कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। तो या तो लोरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से आ सकता है, या फिर चूंकि ये कॉन्ट्रैक्शन किस में है? लेंथ में, तो इस कारण से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है जी। तो लोरेंज और फिट्जगेराल्ड ने सबसे पहले, है ना, सजेस्ट किया था, ये बताया था कि जब कोई बॉडी मोशन करती है ना, मैं बता दूं आपको, जो लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ एनी बॉडी को रोड के मान लो यहाँ पे, है ना, एक छड़, तो द लेंथ ऑफ एनी रोड, यानी कि कोई बॉडी कह दो, रोड कह दो, ऑब्जेक्ट कह दो, वस्तु, है ना। ठीक है जी। तो कैसी बॉडी? जो मोशन कर रही है, मूविंग विद वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से? तो वो वेलोसिटी जो कंपेरेबल है, तुलना करने योग्य है, किसके? कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है जी। प्रकाश के वेग से। क्लियर है? यानी कोई रोड या कोई बॉडी इतनी वेलोसिटी से मोशन कर रही हो कि उस वेलोसिटी की कंपैरिजन आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से कर सकते हो, तो तब जो लेंथ है ना वो कैसी हो जाती है? अपीयर्स, दिखती है, फील होती है, टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, संकुचित हुई फील होती है, सिकुड़ी हुई फील होती है। ठीक है जी। कब? जब आप देखते हैं, जब उसे देखता है कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो व्हेन मेजर्ड, या नापता है या देखता है कौन? तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी यानी स्थिर, ऑब्जर्वर यानी दर्शक, है ना। ठीक है जी। तो बात समझ आई? जो लेंथ है किसी बॉडी की, किसी रोड की, कौन सी बॉडी? तो जो मोशन कर रही है उस वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी कंपेरेबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, है ना, तुलना करने योग्य है। तो जो लेंथ है ना, अपीयर्स, कैसी फील होती है? टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ी हुई, संकुचित हुई फील होती है। ठीक है जी। कब? जब उस लेंथ को या उस रोड को देखते हैं। कौन देखता है? तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कोई स्थिर
दर्शक उसे देखता है, ठीक है जी। यानी एक रेस्ट में है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ से यदि उसे देखते हैं, ठीक है जी, तो कैसा दिखता है, लेंथ उसकी संकुचित हुई, कॉन्ट्रैक्टेड हुई भी फील होती है, ठीक है जी। ये बात किसने बताई थी, लॉरेंस फिट्जगेराल्ड ने, है ना। तो आप इससे पहले लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फिट्जगेराल्ड, या लॉरेंस फिट्जगेराल्ड सजेस्टेड दैट के बाद आप ये लिख लेंगे, ठीक है जी। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो हाँ एक बात और है, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ठीक है जी। तो एक बात और लिखना चाहो लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड के बाद है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है जी। यानी लेंथ में जो संकुचन होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ठीक है जी। उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्लियर है। जैसे रोड ऐसे है, ठीक है जी, तो मोशन इस तरफ हो रही है, तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, है ना, परपेंडिकुलरली कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो लेंथ में जो चेंज होगा, वो जो चेंज फील होगा है ना, वो मोशन की डायरेक्शन के अलोंग फील होता है। क्लियर है जी। इसका मतलब है एक लाइन में यदि आप कहना चाहो तो कह सकते हो द एपियर्ड यानी जो फील हो रहा है, ठीक है जी, द एपियर्ड डिक्रीमेंट, कमी है ना, किसमें, इन द लेंथ ऑफ रोड कह दो या बॉडी कह दो, ठीक है जी, मूविंग, जो मोशन कर रही है बॉडी है ना, ठीक है जी। क्लियर है। तो जो एपियर्ड डिक्रीमेंट है, यानी कि जो हमें फील हो रहा है वो डिक्रीमेंट, ठीक है जी, लेंथ में, किसकी लेंथ में, तो रोड की या बॉडी की लेंथ में। और कैसी बॉडी, तो मूविंग विद द वेलोसिटी, है ना, ठीक है जी। कौन सी वेलोसिटी, तो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल जो वेलोसिटी है उससे कंपैरिजन, वो उससे मोशन कर रही है जो रोड है या बॉडी है ना। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, हाँ एक बात और, इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है जी, किस डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है जी, मोशन की डायरेक्शन में। क्लियर है। तो इसमें कॉमन लिख देना, इज नोन एज, क्या कहलाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। इसे ही आप क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है जी। बाकी शॉर्ट में इसे थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, द अपियर्ड डिक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ मूविंग रोड, है ना, ये मूविंग बॉडी। और आगे की ये बात रहने दो, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि ये बात तो यहाँ भी कह दी। क्लियर है जी। तो आप शॉर्ट में यदि लिखना चाह रहे हैं एक लाइन में कि क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो आप कह सकते हो द अपियर्ड डिक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ मूविंग रोड, ठीक है जी। और ये लिख देना फिर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। क्लियर है। चलो इसे आप नोट कर लो। अब इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं कि जितना मैंने बताया कि उतना होता है, तो उतना होता कैसे है ना, उसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। चले, चलो बाकी लैंग्वेज आपको पीडीएफ नोट्स में लिख करके अच्छे से प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। देखो लेकिन कुछ लैंग्वेज मैंने बोल भी दी, कुछ क्या सारी वही है लगभग, है ना। बस आप इस चीज़ की अपेक्षा मत करना, वो मैं बात कहता भी हूँ कि भाई चीज़ों को रटते थोड़ी ना है। जैसे यहाँ मैंने कुछ अलग लिखा तो क्या पता पीडीएफ नोट में थोड़े बहुत बातें अलग हो, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, भाव को समझना। जो चीज़ें सेम हो रही है तो इसका मतलब रट रखा है फिर तो रटना नहीं है चीज़ों को, है ना। चीज़ों को समझ लेना है। तो आप जितनी बार, है ना, आप यदि एक व्यक्ति ही एक चीज़ को 10 बार रिप्रेजेंट करेगा तो 10 बार चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो डेरिवेशन तो ऐसा ही है, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो, ठीक है जी। चलो अलग अलग
मार्कर से बना लूँ। ठीक है जी, क्लियर है। चाहो तो इसे आपको ही बना लो, जैसे पहले डायग्राम बनाए थे कैसे ही बना लो, है ना, जो भी आपको तरीका ठीक लगा वैसे ही बना लो। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, ये इसकी एक्स एक्सिस तो एक्स डैश का हो, क्योंकि ये फ्रेम है आपका एच डैश। ठीक है जी, तो ये वाई डैश और ये जेड डैश। इसका जो ओरिजिन है वो ओ डैश मान लो। ठीक है जी, ये फ्रेम है आपका एस, इसका ओरिजिन ओ, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। और ये जो दूसरे वाला है ये रिलेटिव मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है जी, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, और यहाँ पर एक लेंथ वो रोड रखी है, ये रही। ठीक है जी, इसे थोड़ा और आगे कर दूँ मैं। क्लियर है जी। इस रोड के जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब इस रोड के इस सिरे की जो लेंथ है एस से, वो x1 मान लो, ध्यान देना, और दूसरे सिरे की मान ली मैंने x2। ठीक है, x1 x2 माने हैं फ्रेम S में। क्लियर है जी। और देखो ध्यान देना, यहाँ से S डैश से x1 डैश मानूँ इस सिरे की, तो पहले सिरे की तो 1 में कह रहे हैं ना, और इसकी दूसरे सिरे की क्या हो जाएगी x2 डैश। क्लियर है जी, बात आई समझ में आपको? ठीक है ना। तो देखो डायग्राम तो आपको इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, डायग्राम ऐसे आपने पहले भी पढ़े हैं। ठीक है जी, लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन, वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी ऐसे डायग्राम था। ठीक है जी, ये रोड है आपकी। क्लियर है, जिसकी लेंथ आप पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो L मान लो S में, और S डैश में L डैश मान लेंगे। ठीक है, तो चलो क्लियर है जी। तो इसकी लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस S एंड S डैश। ठीक है जी, माना कोई दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश है। ठीक है, और फिर क्या कहेंगे, S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्रेम S। ठीक है जी, यानी S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गतिमान है। ठीक है जी, S डैश चल रहा है आगे की तरफ और S क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हाँ तब देखो देन, इसके बाद की लैंग्वेज मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। देन लेंथ ऑफ रोड, जो रोड की लेंथ होगी, ठीक है जी, इन फ्रेम S, फ्रेम S में जो लेंथ की रोड होगी, लेंथ की रोड बोला, रोड की लेंथ, है ना, फ्रेम S में जो रोड की लेंथ होगी वो L मान ली मैंने, और फ्रेम S में देखो x2 है सारी डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तो ये कितनी बचेगी, x2 माइनस x1, तो ये कितनी बचेगी, x2 माइनस x1। क्लियर है, और फ्रेम S में जो लेंथ मानी है आपने L मान ली। ठीक है, इसी प्रकार जो लेंथ है रोड की इन फ्रेम S डैश कितनी होगी, L डैश मान लो, और कितना हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, तभी तो इतना बचेगा, तो x2 डैश माइनस x1 डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हो जाएगा ये, आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी, इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन आपको याद होगी, x डैश बराबर था x माइनस वी टी अपॉन, है ना, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, याद है ये। तो यहाँ से x डैश है ना ये, तो इसी प्रकार x2 डैश निकाल दो और x1 डैश निकाल दो, दोनों की वैल्यू निकाल दो और फिर यहाँ रख देंगे। तो x1 डैश कितना हो जाएगा, बस यहाँ x1 आया
मतलब यहाँ 1 लग गया तो यहाँ भी 1 लग जाएगा। इसी प्रकार x2 डैश क्या आएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस वीटी अपॉन, ठीक है जी, क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत हो तो सेकंड इम्प्लाइज कर दो, सेकंड में वैल्यू रख दो। एल डैश बराबर है x2 डैश माइनस x1 डैश, तो एल डैश बराबर x2 डैश की वैल्यू रखो x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस x1 डैश की वैल्यू रखो x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लो, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो बचेगा x2 माइनस वी टी, ठीक है जी, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस x1 और प्लस वी टी, तो आप देखेंगे वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बचेगा एल डैश बराबर x2 माइनस x1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आप पाएंगे x2 माइनस x1 किसके बराबर है, l के, तो देखो एल डैश बराबर क्या आया, l अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो l बराबर कितना आएगा, यहाँ से l बराबर निकाल दो तो आप पाएंगे l बराबर आया है आपका l डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। तो फ्रेम ऑफ एल का मतलब है आपने नापा है जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस का है, रेस्ट में है। तो मैंने कहा तो है जब रेस्ट से नापते हैं, यहाँ से एस फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में रहकर, क्योंकि फ्रेम एस तो रेस्ट में है ना, रहकर नापेगा रेस्ट में रहकर, तो पहले तो उसे एल दिख रही थी, मतलब जो पहले उसे दिख रही थी, जो उसकी लेंथ थी वो एल डैश दिख रही थी पहले, ठीक है जी। जब रिलेटिव मोशन नहीं थी दोनों के बीच, है ना, तब लेंथ एल डैश दिख रही थी, लेकिन अब जब रिलेटिव मोशन है, देख एक ही जगह रह रहे हैं, तब आप ओ से देख रहे थे, ओ रेस्ट, ये फ्रेम एस का सेंटर है ना, ओरिजिन, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, कोई दर्शक यहाँ से देख रहा है, और उसे लेंथ तब एल डैश दिख रही थी, कब, जब रिलेटिव मोशन नहीं थी, तब तो एल डैश कह लो चाहे एल कह लो, दोनों बराबर थी। अब जब रिलेटिव मोशन आ गई दोनों के बीच, तो अब जो लेंथ है ना पहले वाले की यानी एल डैश की कितने गुना हो गई, इतने गुना, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गुना हो गई, समझ गए। इसका मतलब है लेंथ में कमी हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 1 से छोटी आएगी, ठीक है। अब यदि इसकी वैल्यू 1 हो तो एल और एल डैश बराबर हो जाएंगे, यदि इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो तो एल जो है एल डैश से छोटा आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसके केसेस हैं, अभी हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो है ना लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है जी। भाई मैंने आपसे ये कहा इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी वैल्यू यदि है, मान लो इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो 1/2 है मान लो, है ना, या 1/3 है, चलो, तो बताइए L जो है L डैश अपॉन 3 ना हो जाएगा। इसका मतलब पहले तो L L डैश के बराबर था, अब तो L डैश से छोटा हो गया, कितने गुना छोटा हो गया, 1/3, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, संकुचन हुआ ना लेंथ में, तो इसलिए है ना इस फैक्टर की मल्टीप्लाई में आने से ये सिद्ध होता है कि लेंथ में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और किस फैक्टर से हुआ है, कितने गुना हुआ है, तो कितने गुना हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टाइम्स हुआ है, ठीक है जी। तो इस प्रकार लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है जी। और इस कॉन्ट्रैक्शन को ही आप क्या कहते हैं, तो दिस कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि हैज़ द लेंथ, है ना, ऑफ द रोड, ठीक है जी, appears टू बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फैक्टर से लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हुई भी फील होती है, ठीक है जी। और इसके नीचे लिख देना दिस इज नोन एज लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी, यही क्या कहलाता है, लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है जी। तो अब इसके स्पेशल केसेस कर लेते हैं,
वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। मैं इधर से रफ कर देता हूँ फिर मैं ना। देखो केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट में जो है ना हम लेके चल रहे हैं पहले जब v जो है ना वो बहुत छोटा है किससे, c से, ठीक है जी। जब v क्या है, बहुत छोटा है c से, यानी वेलोसिटी जो है ना बॉडी की या रोड की वो इतनी कम है, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत छोटी है, ठीक है जी। तो इस स्थिति में देखो क्या होगा, इफ़ v इज लेस देन c, स्क्वायर करोगे तो छोटी संख्या और छोटी हो जाती है और बड़ी संख्या और बड़ी हो जाती है। तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या आएगा, मच 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 लेस देन 1। c स्क्वायर को अपॉन में ले आओ तो 1 से बहुत छोटी है। अब 1 से बहुत छोटी है ये संख्या, तो 1 में से यदि घटाओगे, ध्यान देना, 1 में से यदि घटाओगे तो क्या आएगा भाई, देखो 1 से बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी होने का मतलब 1 बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटी है, तो 1 में से इसे घटाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी लगभग बराबर किसके आ जाएगी, 1 के। क्लियर है जी। यानी ये इतनी छोटी है 1 से कि इसके घटाने का कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो 1 में से घटाने के बाद भी लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। क्लियर है। तो देखो सो L बराबर क्या आएगा, वहाँ देखो L डैश अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है लगभग 1, तो L बराबर क्या आएगा L डैश, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब वेलोसिटी जो है ना रोड की बॉडी की बहुत छोटी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप उसके कंपैरिजन कर सकें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तब लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होता है। जितनी लेंथ पहले थी जब रेस्ट में थी, है ना, जब रिलेटिव मोशन नहीं थी, जितनी लेंथ तब थी, रिलेटिव मोशन होने के बावजूद भी उतनी ही लेंथ रहती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है बहुत कम है, ठीक है जी। तो इस केस में लेंथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हो कि है ना हम दौड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है ना, एयरप्लेन चल रहा है, मोशन कर रहे हैं सब, है ना, लेकिन फिर भी उनकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो हमारे आसपास की चारों तरफ चीज़ें हैं इनकी वेलोसिटी इतनी कम होती है कि वो वेलोसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस कारण से लेंथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। जितनी लेंथ जब रहती है, जब रेस्ट में होती है बॉडी, उतनी ही लेंथ तब रहती है जब वो मोशन में रहती है, ठीक है। दोनों लेंथ बराबर रहती है, ठीक है जी। तो ये केस फर्स्ट है आपका, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद केस सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है जी। चलो इधर कर लेते हैं। देखो केस सेकंड में वही बात मैं समझा दूं आपको, ठीक है जी। केस सेकंड, इसमें यही वाली बात है कि जब v की वैल्यू है ना कम है c से, इतनी ज़्यादा कम नहीं है जितनी यहाँ पर थी, है ना, कंपेरेबल है ना, इतनी है कि आप उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन v इज कंपेरेबल टू c, जब v कंपेयर करने योग्य है c के, तब की बात है ये, है ना। तो देखियो यदि v है ना c से कम थोड़ा ही छोटा है बस, है ना, कंपेयर करने योग्य है, तो v स्क्वायर है ना ये हो जाएगा। क्लियर है जी। थोड़ा और छोटा हो जाएगा, है ना, और v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, या इसे भी दिखाने की कोई ज़रूरत ना है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा 1 से छोटा होगा, ठीक है जी। तो बताओ मुझे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी। ये 1 से थोड़ा सा ही छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है ये वैल्यू भी 1 से थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं है, तो इसके घटाने का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। इसका मतलब है ये वैल्यू जो है ना वो 1 से छोटी आएगी, ठीक है जी। 1 से कैसे आएगी, ये छोटी। क्लियर है। बताओ, क्योंकि देखो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, इस सारी की वैल्यू निकालनी है।
अब इसकी वैल्यू तो 1 है और इसकी वैल्यू क्या हो 1 से थोड़ी छोटी है, मान लो 0.9 है, तो क्या आएगा 0.1 आएगा। इसका मतलब 0.1 क्या है, 1 से छोटा। क्लियर है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कैसी होगी, छोटी। ठीक है। और 1 से छोटी हुई यदि, तो आप मुझे खुद बताओ L कितना आएगा, L डैश, और इसकी वैल्यू क्या है 1 से छोटी। ठीक है जी। जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी का मतलब जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था 1/2, तो L जो है पहले से आधा आ रहा, 1/3 होगी तो पहले से 1/3 आएगा। इसका मतलब है L जो है ना वो L डैश से छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ से भी तो चलता है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी L जो है, ठीक है, वो L डैश से कैसा आएगा, छोटा आएगा, है ना। ठीक है जी। L की जो वैल्यू आएगी वो L डैश से कैसे आएगी, छोटी, क्योंकि L डैश थी पहले, तो अब तो मल्टीप्लाई में आके 1/2 आए, 1/3 आए, L की वैल्यू L डैश से तो छोटी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ से एक बात लिख दियो, इन दिस केस, है ना, यहाँ पे भी लिख दो ये लाइन, इन दिस केस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ऑफ लेंथ ऑफ द रोड। इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और इस केस में क्या कहोगे, इन दिस केस लेंथ ऑफ द रोड, है ना, अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। इसमें घटी हुई, कॉन्ट्रैक्टेड हुई भी फील होती है। ठीक है जी, क्लियर है। ये सेकंड केस था। और थर्ड केस पाओ, ठीक है जी, केस थर्ड। देखो केस थर्ड में आप ऐसे बात कर लो, वैन, देखो जो v है ना वो c से बड़ा है या ग्रेटर है, ये वाला केस ले लो, है ना। c से बड़ा है, बड़ा और ग्रेटर तो एक ही बात है, ग्रेटर है या इक्वल टू है। ठीक है, तो देखो मैं एक तरफ लेके चलूँ कि v बड़ा है मान लो c से, और एक तरफ लेके चलूँ कि v क्या है, c के बराबर है, तो देखो v स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, c स्क्वायर से स्क्वायर करते हैं तो छोटी संख्या और छोटी, बड़ी संख्या और बड़ी। ठीक है जी, पहले इधर को ही कर दो चलो, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर मच ग्रेटर देन 1, और 1 में से घटाओगे, ध्यान देना, 1 में से घटाओगे इस सारी वैल्यू को, तो 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है। जब ये वैल्यू बड़ी है 1 से, तो घटा के निगेटिव ना आएगा, आएगा या नहीं, घटा के निगेटिव आएगा। ठीक है जी, और जब निगेटिव आएगा तो जब इसका अंडर रूट लोगे, तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव संख्या आ जाए तो आपको पता होना चाहिए वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट के अंदर -1 क्या होता है, रूट -1 होता है i। ठीक है, पता ना हो तो लिख लियो, रूट -1 क्या होता है, i फॉर इमेजिनरी नंबर। तो अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी, वो इमेजिनरी बन जाएगी। ठीक है जी, और इधर से देख लो v c के बराबर है, तो v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, और v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर 1। ठीक है जी, इस स्थिति में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0। अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर में क्या आएगा, 0। ठीक है जी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी जगह 1 रखो तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 0। और इसकी वैल्यू, ठीक है, यदि आप रखते हैं उस फॉर्मूले में, तो L बराबर क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाए, रख दो। ठीक है जी, तो L डैश इंटू 0 आ जाएगा, तो L बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है जी, L बराबर क्या आता है, 0। ठीक है जी, तो L बराबर क्या आएगा, 0, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू उस फॉर्मूले में हमने क्या रख दी, 0, तो L बराबर 0 आएगा। यहाँ देख लो, सो L बराबर क्या आएगा, L डैश, और इनटू में क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो L बराबर भी क्या आएगा, L डैश में इमेजिनरी नंबर की मल्टीप्लाई होगी, तो L तो इमेजिनरी आ जाएगा, यानी लेंथ इमेजिनरी आ जाएगी। यहाँ से पता चल रहा है कि लेंथ इमेजिनरी है, यहाँ से पता चल रहा है लेंथ 0 है, तो लेंथ 0 भी नहीं हो सकती, लेंथ इमेजिनरी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये बात इम्पॉसिबल है ना, तो लिख देना विच इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब है ये ना तो लेंथ 0 पॉसिबल है, ना लेंथ इमेजिनरी पॉसिबल है, इसका मतलब है ये केस ही पॉसिबल नहीं है। यानी
केस पॉसिबल कैसे नहीं है? आप कह रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो रही है या ग्रेटर हो रही है, तो ये जो बात है ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि इसे लेके चलते हैं तो ये रिजल्ट आते हैं और लेंथ जीरो नहीं हो सकती और लेंथ इमेजिनरी भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, इसका मतलब है कोई भी मटेरियल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इतनी अधिक नहीं हो सकती कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, या इतनी अधिक नहीं हो सकती कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ से निष्कर्ष के रूप में मिलती है। तो आप कह देंगे इन दिस केस, है ना, यहाँ पे लिख देना विच आर इम्पॉसिबल, है ना। सो इन दिस केस, या हैंस करके लिखना, हैंस, है ना, द वेलोसिटी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो यहाँ से थर्ड केस हो जाता है। ठीक है जी, तो जो लॉरेंस फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन था, जिसे आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये आपका केस सहित कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।